हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है वित्तीय विवरण का विश्लेषण। चैप्टर नंबर 5 अकाउंट +2 क्लास एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वित्तीय विश्लेषण का अर्थ, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका अर्थ आपको समझाना है। वो सुनिएगा पहले तो कि वित्तीय विश्लेषण मतलब कि फाइनेंशियल एनालाइज है जो, उसका क्या मीनिंग है कि वित्तीय विवरणों में दिए गए आंकड़ों का सरल रूप में वर्गीकरण करना, मतलब क्लासिफाई करना, जिससे कि इनसे महत्वपूर्ण अर्थ निकाले जा सकें। कैसे भाई, कैसे महत्वपूर्ण अर्थ? जैसे कि चालू संपत्तियों से, मतलब करंट असेट से संबंधित मदों को एक जगह रखा जाए। ठीक है, करंट असेट्स को एक साइड कर दिया, करंट लायबिलिटी को दूसरी मदों को दूसरी जगह रखा जाए। तो इनसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं कि वास्तव में वित्तीय विवरणों में दिए गए अंक स्वयं कुछ नहीं बोलते, बल्कि उनसे कुछ कहलवाने की क्रिया को ही वित्तीय विश्लेषण कहा जाता है। तो आंकड़ों से कुछ नॉलेज लेनी है, कुछ जानकारी लेनी है, तो लेनी के वो अपना आप नहीं देंगे आपको। जो नॉलेज आंकड़े, हमें उनसे वो नॉलेज लेनी पड़ती है। तो उस प्रक्रिया को ही बोलते हैं वित्तीय विश्लेषण। ठीक है, तो वित्तीय विश्लेषण का मीनिंग होने के बाद अब वित्तीय विश्लेषण की विशेषताओं पर आते हैं। वित्तीय विवरणों में दिए गए जटिल अंकों को सरल रूप में प्रस्तुत करना। ठीक है भाई, जो जटिल अंक हैं, जटिल डिटेल्स हैं, मुश्किल डिटेल हैं, उनको सिंपल करके देना, ये काम करेगा। एक विशेषता ये होगी। और विवरणों की मदों को, वित्तीय विवरणों की मदों को उचित एवं स्पष्ट वर्गों में विभाजित करना। ठीक है, जो भी मदें दे रखी हैं उनको अच्छी तरह से साफ सुथरे तरीके से बताना। और विभिन्न मदों की आपस में कंपैरिजन, मतलब तुलना करना, परिवर्तनों का पता लगाना, इसके आधार पर उचित निष्कर्ष भी निकालना। ये थी इसकी कुछ विशेषताएं। उसके बाद है वित्तीय विश्लेषण के प्रकार अथवा विधियाँ। तो ये 2 प्रकार का होता है, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे, सुनिएगा ध्यान से। एक होता है ओरिजेंटल एनालिसिस, मीन्स क्षैतिज या समस्तर विश्लेषण। इसका मतलब होता है इस प्रकार के वित्तीय विश्लेषण में कई वर्षों के वित्तीय विवरणों का पुनरावलोकन अथवा विश्लेषण किया जाता है। कई वर्षों, मतलब पिछले कई वर्षों का आंकड़ों को लेकर इसमें उनका विश्लेषण किया जाएगा। इस प्रकार के विवरणों में 2 अथवा अधिक वर्षों के आंकड़े होते हैं। तुलना करने में सुविधा के लिए इन आंकड़ों को साथ साथ में लिखा जाता है। ऐसे विश्लेषण इन आंकड़ों में न केवल निरपेक्ष वृद्धि अथवा कमी को भी सूचित करता है, बल्कि इसे प्रतिशत के रूप में भी प्रकट करता है। तो ये थे समस्तर विश्लेषण, मीन्स ओरिजेंटल एनालिसिस। 2 या 2 से ज़्यादा अधिक वर्षों के आंकड़े दिए होंगे, उनके आपस में कंपैरिजन की जाएगी। ठीक है, उसके अब वो कंपैरिजन किसी भी चीज़ के बीच में आपस में की जा सकती है, जो सेल के, प्रोडक्शन के, कॉस्ट के, प्रॉफिट के, एनीवन। जब आपका सेकंड है, सेकंड का नेम है शीर्ष अथवा लंबवत, मीन्स वर्टिकल एनालिसिस। इस प्रकार के वित्तीय विश्लेषण में केवल एक वर्ष के अथवा एक विशेष तिथि के वित्तीय विवरणों का पुनरावलोकन या विश्लेषण किया जाता है। उसमें तो 2 या 2 से अधिक वर्ष थे, इसमें एक वर्ष के अंदर ही कोई 2 चीज़ों के आंकड़े ले लेंगे, जिसमें से केवल एक अवधि की स्थिति विवरण, मतलब बैलेंस शीट अथवा प्रॉफिट एंड लॉस में दी गई मदों के बीच आपस में संख्यात्मक संबंध स्थापित किया जाएगा, चाहे बैलेंस शीट हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो। तो वित्तीय विवरण में दी गई मदों को के कुल जोड़ को 100 मान लिया जाएगा, और विभिन्न मदों को इन जोड़ के प्रतिशत के रूप में प्रकट या व्यक्त किया जाएगा। तो इस प्रकार का विश्लेषण जिस विवरण में आता है उसे समान आकार के विवरण में कॉमन साइज स्टेटमेंट भी कहा जाता है। किसको? वर्टिकल एनालिसिस को। तो ये थे इसके प्रकार जो मैंने आपको बताए। उसके बाद हम लेके चलते हैं आपको वित्तीय विवरण या विश्लेषण के उद्देश्य। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव या पर्पज ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। अर्जन क्षमता अथवा लाभदायकता का ज्ञान प्राप्त करना, टू मीन्स टू अर्निंग कैपेसिटी ऑफ और प्रोफेबिलिटी। कोई भी इसमें से आप इसको बोल सकते हैं। लाभदायकता का ज्ञान कैसे पता लगेगा? इसमें आप बोलेंगे कि वित्तीय विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि विनियोजित पूंजी है जो पर उचित लाभ हो रहा है या अथवा नहीं हो रहा है। तो इसका उद्देश्य मेन क्या होता है? लाभदायकता कितनी हो रही है, उसमें किस हिसाब से, किन कारणों का अध्ययन इसमें किया जाएगा, रीजन को जाना जाएगा। मतलब एक उद्देश्य होता है लाभ अर्जन करने की क्षमता के बारे में जानकारी हासिल करना। उसके बाद है शोधन क्षमता की जानकारी, टू मीन्स तक सोलवेंसी, मीन्स वित्तीय विश्लेषण में यह जानकारी प्राप्त की जाती है कि संस्था अपने अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन ऋण चुकाने की स्थिति में है अथवा नहीं है। तो उसके लिए वो दीर्घकालीन ऋणों के लिए तो समान समता अनुपात का अध्ययन करेगी, और अल्पकालीन के लिए चालू करंट रेशो और एसिड टेस्ट रेशो या लिक्विडिटी रेशो के बारे में डिस्कस करेगी। उसके बाद है वित्तीय सुदृढ़ता का ज्ञान प्राप्त करना। ये सारे उद्देश्य हैं भाई,
वित्तीय फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वित्तीय विश्लेषण के उद्देश्य चल रही हैं। तो वित्तीय सुदृढ़ता का ज्ञान मतलब कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है कि भाई संस्था की नई मशीन यंत्र खरीदने के लिए जो धन चाहिए वह संस्था के आंतरिक स्रोतों से उपलब्ध हो सकेगा या नहीं, तो उसकी कंडीशन का पता लग जाएगा। संस्था अपनी ख्याति के अनुसार बाहरी स्रोतों से कितना धन इकट्ठा कर सकती है। ये दोनों चीज़ें क्या थी, वित्तीय सुदृढ़ता के बारे में जानकारी देने वाली थी। उसके बाद है अन्य फर्मों से तुलनात्मक अध्ययन मतलब अदर जो फर्म्स है उसके कंपैरेटिव स्टडी करना। तो वित्तीय विश्लेषण का एक प्रमुख उद्देश्य उसी उद्योग में लगी हुई विभिन्न फर्मों की लाभदायकता का तुलनात्मक अध्ययन करना भी है। तो विश्लेषण से यह पता लगेगा कि अन्य फर्मों के साथ हमारी फर्म की बिक्री कितनी है, खर्चे कितने हैं, लाभदायकता कितनी है और वर्किंग कैपिटल की स्थिति क्या होगी। ब्याज व लाभांश भुगतान करने की क्षमता की जानकारी प्राप्त करना। टू मेंशंस द कैपेसिटी ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। भाई विश्लेषण का उद्देश्य यह जानकारी प्राप्त करना होता है कि क्या संस्था अपने लाभों में से ऋणों का ब्याज का भुगतान करने में रहेगी या नहीं, ब्याज की तुलना में लाभ कितने गुना होंगे, ठीक है ना। लाभों में कुछ कमी आई है तो संस्था अपने ऋणों पर ब्याज अथवा लाभों पर जो अंशों पर लाभांश दे सकेगी या नहीं, कैसी स्थिति में कंपनी रहेगी, इस तरह की जानकारी भी हमें वित्तीय विश्लेषण के माध्यम से पता लगेगी। ये एक उद्देश्य हो गया इसका। उसके बाद है व्यवसाय की प्रवृत्ति की जानकारी। भाई टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस मतलब कई वर्षों के वित्तीय विश्लेषण से यह पता जानकारी प्राप्त हो सकती है कि बिक्री एवं लाभों में गिरने की प्रवृत्ति ऊपर उठ रही है या नीचे उठ रही है। इससे भी उन्नति घटती पद्धति प्रवृत्ति का भविष्य में पता लग जाएगा। प्रबंध की कुशलता का ज्ञान प्राप्त करना, तो इससे इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट की कुशलता कैसी है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी। अगर हमारे जो स्थिति है, नीति है वो अच्छी है तो इसका मतलब कुशल प्रबंध किया जा रहा है। प्रबंधकों को उपयोगी ज्ञान भी इसमें उपलब्ध करवाया जाता है। उसके बाद है वित्तीय विश्लेषण के उपयोग। तो वित्तीय विश्लेषण के उपयोग हम आपको बता रहे थे क्या क्या यूजेस है, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जा सकता है। तो एक है विनियोग निर्णय लेने के लिए, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उनको लेने के लिए भी वित्तीय विश्लेषण का उपयोग बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे हमें आसानी रहती है भाई व्यवसाय में मतलब लाभांश के भुगतान की क्षमता कैसी है, पैसे की कंडीशन कैसी है, तो डिसीजन लेने में हमें आसानी रहती है और सुरक्षा महसूस होती है, ठीक है। तो उसके बाद है उधार देने की निर्णय लेने के लिए मतलब उधार देने का निर्णय, जैसे फॉर टेकिंग क्रेडिट डिसीजन, जैसे वित्तीय विवरणों का विश्लेषण या निर्णय लेने के लिए उपयोगी है कि किसी ग्राहक को उधार दिया जाए अथवा नहीं, उसे दिए गए उधार की मात्रा में वृद्धि की जाए अथवा नहीं, क्योंकि कंडीशन का पता लग जाएगा ना, फाइनेंशियल कंडीशन का भी। लाभांश निर्णय लेने के लिए टू टेक किंग डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड में लाभांश जो डिसीजन है देने का वित्तीय विश्लेषण निर्णय लेने के उपयोगी है, या लाभों के कितने हिस्से को लाभांश के रूप में वितरित किया जाएगा, कितने हिस्से को लाभ में फर्म में रखा जाएगा लाभ उसका यूज करने के लिए, तो ये भी फाइनेंशियल जो वित्तीय विवरण है उसके विश्लेषण से पता लगेगा। व्यवसाय की जो प्रवृत्ति का अनुमान लगाने के लिए जो एस्टिमेट ट्रेंड ऑफ द बिजनेस की जो प्रवृत्ति है, विक्रय कितने हो रहा है, भविष्य में क्या अनुमान रहेगा, इसके बारे में पता लग जाएगा। और विभिन्न प्रबंध के निर्णय लेने के लिए भी आसानी हमें होगी, कोई भी कमज़ोर स्थान होगा उसका पता लगाएंगे और उसको आसानी से दूर किया जाएगा। उसके बाद है वित्तीय विश्लेषण का महत्व मतलब क्या, कहाँ या किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है ये चीज़। तो सबसे पहले प्रबंधकों के लिए सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजर्स, ठीक है ना। जो मैनेजर मतलब प्रबंध का हिसाब किताब रखता है, पूरे बिजनेस को ध्यान में रखता है, उसके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा, इसलिए उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वित्तीय विश्लेषण, ठीक है। उसके बाद है विनियोगों के लिए महत्व क्यों है इन्वेस्टमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेस्टर मतलब इन्वेस्टर ये देखेंगे कंपनी की स्थिति अच्छी है ख़राब है। अगर कंपनी की स्थिति अच्छी होगी तो ज़्यादा खुश होकर और ज़्यादा अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर पाएंगे, और स्थिति ख़राब है तो वो इन्वेस्ट क्यों करेंगे भाई, वो बचेंगे फिर उससे। ऋणदाताओं के लिए महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ क्रेडिटर्स। ऋण दो प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। तो व्यवसाय के अल्पकालीन ऋणों की वित्तीय विश्लेषण के माध्यम से संस्था की तरलता की जानकारी प्राप्त हो जाएगी और उससे पता लग जाएगा भाई कंडीशन वो आसानी से कैश भुगतान कर पाएगी या नहीं कंपनी, तो ऋणदाता उस हिसाब से बिजनेस को ऋण देंगे। अगर इससे उनको जानकारी हो गई ना वित्तीय विश्लेषण से, तो उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ऋणदाताओं के लिए। उसके बाद है सरकार के लिए महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ गवर्नमेंट को भी आसानी रहेगी कि वित्तीय विश्लेषण से सरकार को यह ज्ञात हो जाता है कि किस उद्योग को वित्तीय सहायता की आवश्यकता है और किसको उद्योगों में लागत की तुलना में लाभ कम है। तो ऐसे उद्योगों में उत्पादन शुल्क कम करने का निर्णय सरकार लेगी, जिससे कीमतों लागत की तुलना में अधिक होंगे और उस उद्योग में उत्पादन शुल्क बढ़ाए और कीमत को नियंत्रण में किया जा सकेगा।
या नहीं, ये भी ध्यान रखा जाएगा। सरकार के लिए मतलब महत्वपूर्ण है टैक्स वैक्स के मामले में। वित्तीय संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे वित्तीय संस्था मतलब बैंक हो गया, बीमा कंपनी हो गया, वो हिसाब से ऋण देंगी। समय को ध्यान में रख के भाई कंपनी की लाभ अर्जित करने की क्षमता कैसी है। कर्मचारियों के लिए महत्व, कर्मचारी उस हिसाब से बिजनेस में काम करेंगे। अगर उसकी लाभ अर्जन क्षमता अच्छी है कंपनी की, तो मजदूरों के लिए भी कहीं ना कहीं सुविधा होंगी, फ़ायदा होगा और लंबे समय तक उनको अच्छा रहेगा। ये ना हो कभी उनको बीच में हटा दें, तो इसलिए उनके लिए महत्वपूर्ण है, कर्मचारियों के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए। अन्य पक्षकार जो हो गए हैं, जैसे कि और जो भी बचे हैं वो सारे, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण होते हैं। तो वित्तीय विश्लेषण का महत्व इन सब के लिए थे। 4 नंबर में ये भी आ सकता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचता है कि वित्तीय विश्लेषण की जो सीमाएं हैं, ठीक है ना, वित्तीय विश्लेषण की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, लास्ट क्वेश्चन है ये। लास्ट मतलब है बस, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, ये चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहली सीमा है वित्तीय विवरणों की सीमाएं, मतलब वित्तीय विवरणों के आधार पर ही वित्तीय विश्लेषण तैयार किए जाते हैं, परंतु वित्तीय विवरणों की अनेक सीमाएं होती हैं, अतः वित्तीय विश्लेषणों में ही उन सीमाओं से प्रभावित होते हैं। जैसे कि कई बार वित्तीय विवरणों में दी गई जानकारी पूर्ण अथवा यथार्थ नहीं होती, कंप्लीट नहीं होती, तो ये भी एक प्रॉब्लम्स है। वित्तीय विवरण लेखांकन की अवधारणाएं और परिपाटियों पर आधारित होती है, इससे वित्तीय विवरणों की उपयोगिता कम हो जाती है। तो ये सारे के सारे एक रीज़न है वित्तीय विवरणों की सीमा का। झूठे दिखावों से प्रभावित, कई बार वित्तीय विवरणों में कुछ झूठे दिखावे भी होते, जैसे वर्ष के अंत में की गई क्रय की प्रविष्टि न करना, स्टॉक को अधिक मात्रा मूल्य पर दिखाना, से माल बचा हुआ ना उससे ज़्यादा पैसे में दिखा दिया। तो ऐसी दशा में विश्लेषण से भी प्राप्त परिणाम भी अशुद्ध आएंगे। जब गलत डिटेल डालेंगे तो गलत ही डिसीजन रहेंगे, ठीक है। मूल्य स्तर में परिवर्तन को प्रकट न करना, डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंज इन प्राइस लेवल, मतलब कि मूल्य स्तर में परिवर्तन होते रहते हैं। पिछले वर्ष के आंकड़ों की तुलना में चालू वर्ष के आंकड़ों से करने पर भ्रमात्मक परिणाम निकल सकते हैं। जैसा कि फर्म में 1992 में 10,000 मीटर कपड़ा 10 लाख रुपए में विक्रय किया, तो इसी फर्म ने 1993 फिर ठीक उसी प्रकार का 10,000 मीटर कपड़ा विक्रय किया, तो वो ज़्यादा कम में भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में भ्रम पैदा हो सकते हैं। लेखांकन नीतियाँ अलग अलग होने पर भी दो फर्मों की तुलना जो है अविश्वसनीय हो सकती है। मतलब व्यवसाय में क्या हो, लेखांकन की अलग अलग विधियां अपनाएंगे तो दोनों के बीच जो की गई तुलना है वो भी अविश्वसनीय होगी, क्योंकि एक फर्म राशि लगाने के मूल्य राशि पद्धति अपनाती है, दूसरी पद्धति लगाती है, तो उस कंडीशन में डिसीजन उनकी कंपैरिजन अलग अलग हो सकती है। विश्लेषण की व्यक्तिगत योग्यता और पक्षपात का भी प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है, क्योंकि वित्तीय विवरणों के समंक मूक होते हैं, उनसे कुछ भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अतः इसके आधार पर निकाले गए निष्कर्षों में विश्लेषणकर्ता की व्यक्तिगत भावनाओं एवं ज्ञान का प्रभाव पड़ता है। जैसा कि पूंजी पर लाभ दर ज्ञात करने के लिए विश्लेषणकर्ता क्या करेगा, कर चुकाने के बाद के लाभ को लेता है, जबकि दूसरा विश्लेषणकर्ता कर चुकाने से पहले के लाभ को ले लेगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो जाएगा। भाविक अनुमान में कठिनाई, डिफ़िकल्टी आ जाती है फोरकास्टिंग में, इन फ्यूचर जो डिसीजन लेने हैं उसमें डिसीजन में दिक्कत आ सकती है। वित्तीय विवरण भूतकालीन घटनाओं व तथ्यों की ऐतिहासिक लेखा जोखा होता है, जिससे कि प्राप्त निष्कर्षों को भविष्य के पूर्वानुमान लगाने में उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भविष्य की घटनाओं पर कोई प्रभाव या प्रकाश नहीं डालते, ठीक है। परंतु वस्तु की मांग, संस्था की नीति, व्यवसाय की परिस्थिति, प्रतिस्पर्धा की स्थिति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए पूर्वानुमान लगाने में भी दिक्कत हो सकती है। गुणात्मक विश्लेषण का अभाव, वित्तीय विवरणों में केवल ऐसी सूचनाएं दी होती है जो मुद्रा के रूप में व्यक्त होती है, परंतु ऐसे गुण संबंधी महत्वपूर्ण तत्व नहीं होते जिन्हें मुद्रा में व्यक्त नहीं कह सकता। जैसे कि व्यवसाय की प्रसिद्धि, उसके बारे में कुछ नहीं डिटेल हो सकती ना। संतुष्ट श्रम वर्ग, प्रबंध की कुशलता, उपभोक्ता की संतुष्टि, प्रतिस्पर्धा में दृढ़ स्थिति, इसके बारे में कोई भी इसमें साफ तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता। उसके बाद है लास्ट एंड फाइनल सीमा है, केवल 1 वर्ष के वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का सीमित महत्व है इसके अंदर। मतलब केवल 1 ही वर्ष के वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से कई विश्वसनीय निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते, अतः कई वर्षों के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करना होता है। मतलब 1 वर्ष को कैलकुलेट करके हम ये नहीं कह सकते हर साल ऐसा ही होता होगा, तो इसके लिए हमें कई वर्षों का अध्ययन करना पड़ता है, ये भी एक सीमा का ही भाग है। तो इस तरह से ये वित्तीय विवरण की हमने सीमाएँ आपको बताई, और इस तरह से ये आपका चैप्टर नंबर 5 अकाउंट का समाप्त होता है। थैंक यू।